हेलो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के विज्ञान के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर जो आपके 28 सितंबर का एग्जाम होने वाला है विज्ञान का। उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो के सभी एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। फ्रेंड, इसमें हमको बताना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो फोकस दूरी को लिखते हैं एफ से और वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं आर से। तो एफ और आर के बीच क्या संबंध होता है? एफ इक्वल टू होता है R/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोकस दूरी कितनी है, वक्रता त्रिज्या का कितना है, 1/2 है। कितना है? 1/2 है। 1/2 का मतलब हाफ है, यानी आधा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आधी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। फ्रेंड, इसमें हमको बताना है कि वह कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। तो फ्रेंड, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ये हो जाएगा, ब्रोमीन। तो आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ होता है। फ्रेंड, इसमें हमको बताना है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया जो होती है उसका शुरुआत कहाँ से होता है। तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख गुहा से। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया का शुरुआत है मुख गुहा से ही हो जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड, इसमें हमें बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। ठीक है फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। फ्रेंड, इसमें हमको बताना है कि जो दंत विशेषज्ञ लोग होते हैं वह कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखने के लिए। तो फ्रेंड, हम जानते हैं कि जो एक अवतल ही दर्पण होता है जो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ठीक है फ्रेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। फ्रेंड, इसमें हमको बताना है कि जब हम मैग्नीशियम फीता को जब जलाते हैं जो उसमें से आग जो निकलती है, नहीं उत्पन्न होती है आग की लौ, वह किस रंग की होती है। फ्रेंड, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चमकीला उजला। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, चमकीला उजला। फ्रेंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, मानव शरीर का औसत परकुंचन दाब लगभग होता है। फ्रेंड, इसमें हमको बताना है कि जो मानव शरीर का औसत परकुंचन दाब जो होता है वह कितना होता है। तो फ्रेंड, हम जानते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर यानी बीपी होता है वह होता है 120/80। हम जानते हैं कि 120/80 होता है। तो जो 120 होता है वह होता है परकुंचन और जो 80 होता है वह होता है अनुशीतलन। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है परकुंचन दाब, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 mmHg। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 mmHg। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। फ्रेंड, इसमें हमको बताना है कि मानव आँख पे जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, उस भाग को हम लोग कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। रेटिना भी आपको ऑप्शन में दे सकता था, यानी कि अगर रेटिना देगा तो रेटिना पट्टी कीजिएगा, या रेटिना देगा या दृष्टि पटल देगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टि पटल। तो फ्रेंड, आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। फ्रेंड, इसमें हमको बताना है कि यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो हम किस सूत्र का उपयोग करते हैं। फ्रेंड, हम जानते हैं कि जो हमारा ओम लॉ होता है वह होता है V=I और R। यहाँ पर जो V होता है वह होता है वोल्टेज और यहाँ पर I जो होता है वह होता है करंट यानी धारा, और यहाँ पर जो R होता है वह होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। यानी हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो प्रतिरोध इसमें है R, यानी R का मान कैसे ज्ञात करेंगे? R क्या हो जाएगा? इसे I को हम इक्वल के इस पर लेकर आएंगे, तो इधर है B और ये जो I है वो R के साथ किस चीज़ में है? गुना में है, तो बटा के नीचे चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? V/I। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, R = V/I।
फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है। फ्रेंड हमें बताना है कि दूध से दही बनने में जो क्रिया होती है वह कौन सी क्रिया होती है। तो फ्रेंड आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, वह क्रिया होती है किण्वन क्रिया होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, किण्वन। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। फ्रेंड इसमें हमको बताना है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर हम किस धातु की परत चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक के। ठीक है फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिंक के। जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। फ्रेंड इसमें हमको बताना है कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। तो आइए फ्रेंड हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग है परागकण बनाता है। फ्रेंड इसमें हमको बताना है कि पुष्प यानी फूल का कौन सा भाग होता है जो परागकण बनाता है। फ्रेंड तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुंकेसर। तो फ्रेंड हम आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। हमें बताना है कि वह कौन सा इक्विपमेंट यानी युक्ति है जिसमें जो विभक्त वलय होता है वह दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत जनित्र यानी विद्युत जनरेटर। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत जनित्र। तो आइए हम फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। फ्रेंड हमें बताना है कि सौर कुकर में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। हमें बताना है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, CH3Cl। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, CH3Cl। ठीक है फ्रेंड, आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। हमें बताना है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह सजाया। तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के तत्वों को सजाया। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। फ्रेंड इसमें हमें बताना है कि इन चारों में से कौन है जो उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु का मतलब होता है वैसा जंतु जिसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केंचुआ। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, जो केंचुआ होता है वह उभयलिंगी जंतु होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। फ्रेंड इसमें हमको बताना है कि जो ओजोन के अणु होता है उसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के जो अणु होता है वह होता है O3। इनमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, उसमें ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन 3 है। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। फिर इसमें हमको बताना है कि जब हम कली चूना पर यानी जब हम चूना पर जल डालते हैं तो वह कौन सी अभिक्रिया होती है। तो वह अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फ्रेंड आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि जो भी प्रश्न इस वीडियो में बताया गया है वह मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। हमें इसमें बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कम से कम पवन की चाल होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। इसमें हमको बताना है कि विद्युत चुम्बक को बनाने के लिए हम लोग प्रायः किस छड़ का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरम लोहे का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः हम लोग नरम लोहे के छड़ का उपयोग करते हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। इसमें हमें बताना है कि आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है।
तो फ्रेंड इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, एथेन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड इसमें हमको बताना है कि एथेन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड आपको लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। और साथ में आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि जिस हाइड्रोकार्बन के एथ में आता है सिर्फ इन आता है, तो उसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की संख्या होती है 2। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और जिस हाइड्रोकार्बन के एथ में एन आता है, उसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या 1 होती है। और जिस हाइड्रोकार्बन के अंत में आइन आता है, उसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की संख्या होती है 3। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि एथीन अंत में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, इसलिए 2 हुआ। उसी तरह अब अंत में आता एन यानी एथेन आता, तो उसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच 1 होता। उसी तरह अगर एथाइन आता, तो उसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? फ्रेंड इसमें हमको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो भूमिगत जल का उदाहरण है। तो फ्रेंड आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए हम इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है। फ्रेंड इसमें हमको बताना है कि मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 46। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कभी कभी इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछ देता है। कभी कभी पूछ देता है कि मनुष्य की कोशिका में कितने युग्म गुणसूत्र होते हैं। यानी जब क्वेश्चन में युग्म कह देगा या जोड़ा कह देगा, युग्म कहेगा या जोड़ा कहेगा, तो आप लोग किस पर टिक कीजिएगा? जब युग्म या जोड़ा कह देगा तो आप लोग 23 पर टिक कीजिएगा कि मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग इसको सही से याद कर लीजिएगा। किस संख्या पूछेगा, सिर्फ संख्या पूछेगा तो 46 होगा। अगर युग्म या जोड़ा कह देगा तो 23 होगा। ठीक है, तो हम आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। फ्रेंड इसमें हमको बताना है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 गुने 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर आप लोग इसके यूनिट का जरूर ख्याल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर सेकेंड है या सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड है या एमएम प्रति सेकंड है। यानी आप लोग यूनिट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड इसमें हमको बताना है कि वह कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो लेंस बनाने के लिए हम वैसे पदार्थ को उपयोग करते हैं जो पारदर्शी होता है। पारदर्शी कहने का मतलब यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश से पास कर जाए, यानी इस पार से दूसरे पार चली जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में है लकड़ी और ऑप्शन सी में है मिट्टी। यानी लकड़ी से और मिट्टी से प्रकाश तो पार नहीं करेगी। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। यानी लकड़ी से और मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दो से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, उपचयन वह प्रक्रिया है। फ्रेंड इसमें हमको बताना है कि उपचयन वह कौन सी प्रक्रिया है, यानी कि उपचयन प्रक्रिया में क्या होती है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि उपचयन का एक दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि उपचयन कहेगा या ऑक्सीकरण कहेगा, यानी दोनों नाम सेम ही है। यानी उपचयन कहेगा या ऑक्सीकरण कहेगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि उपचयन में ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का ह्रास भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। इनमें सभी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन है जो खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, CaCO3। आप लोग यह भी याद रख लीजिएगा कि CaCO3 जो होता है वह संगमरमर का भी सूत्र होता है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। खड़िया का और संगमरमर का सूत्र दोनों एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसमें हमको बताना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है।
तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। हमें बताना है कि यदि रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो उससे कौन से रोग होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम है एनीमिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। फ्रेंड, इसमें हमको बताना है कि इन चारों में से कौन है जो विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो फ्रेंड, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए Cu यानी कि कॉपर। कॉपर जो होता है वह विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। इसमें हमको बताना है कि डायनोमो से किस तरह की धारा हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्ट धारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा डिस्ट धारा यानी कि डीसी करंट। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। इसमें हमें बताना है कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोल्डर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोकार्बन से संयोग कर बनाता है। इसमें हमको बताना है कि जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से अगर हम हाइड्रो ले लेते हैं और कार्बन को कार्बन रखते हैं तो यह क्या बना लेगा, यह बना लेगा हाइड्रोकार्बन। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है। इसमें हमको बताना है कि अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है। तो फ्रेंड, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलोपियन नलिका में। अंडाणु जो निषेचित होता है वो फिलोपियन नलिका में होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, उड़हुल किस प्रकार का फूल है। इसमें हमको बताना है कि उड़हुल जो फूल है वह किस प्रकार का फूल है। द्विलिंगी है, एक लिंगी है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विलिंगी। उड़हुल जो फूल होता है वह द्विलिंगी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। इसमें हमको बताना है कि लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ आंख के दूरबिंदु होता है। इसमें हमको बताना है कि एक स्वस्थ आंख के दूरबिंदु कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत होता है। एक स्वस्थ आंख के दूरबिंदु अनंत होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में निकट बिंदु कहेगा तो निकट बिंदु होता है 25 सेमी यानी 25 सेंटीमीटर। आप लोग इसको भी याद कर रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, यह हमारा लास्ट प्रश्न था। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर से हम एक और नए वीडियो में मिलते हैं गाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।